नमस्कार। बोधी वल्लरी की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ है सिल्वर वेडिंग द्वारा मनोहर श्याम जोशी। तो आइए शुरू करते हैं सिल्वर वेडिंग। पाठ के शुरू में लेखक परिचय प्राप्त करते हैं। सिल्वर वेडिंग के लेखक श्री मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म सन 1935 ईस्वी में कुमाऊं में हुआ था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक थे। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में काम किया। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन के धारावाहिक लेखक थे। लेखन के लिए इन्हें सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कहानी संग्रह कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, क्याप। व्यंग संग्रह एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियां, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहिन, इस देश का प्यारो क्या कहना। एक लंबी कहानी है जो मूल रूप से वाडी पंत अर्थात यशोधर पंत के चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है। यशोधर जी पेशे से सेक्शन ऑफिसर हैं, समय और ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी। इसी कारण अपने सहकर्मियों, विशेष रूप से नए कर्मचारियों में मजाक के पात्र हैं। कहानी के शुरुआत में ही सहकर्मी चड्ढा से हुई बातचीत से सबको पंत जी की शादी की 25वीं सालगिरह का पता चलता है, जिसे हम आमतौर पर सिल्वर वेडिंग कहते हैं। न चाहते हुए भी पंत जी को सहकर्मियों को पार्टी देनी पड़ती है। अपने साथ काम करने वालों के साथ बैठकर चाय पानी और गप्पबाजी करना उनकी कार्यशैली और मूल्यों के विरुद्ध था, इसलिए वे दावत में नहीं रुके। बहरहाल दावत का सारा पैसा उन्होंने ही दिया। यशोधर बाबू परंपरावादी हैं। अपने आदर्श किशनदा की मान्यताओं का पालन करने में अपनी उपलब्धि समझते हैं। शायद इसलिए अपने परिवार के सदस्यों से उनका लगातार मतभेद सा बना रहता है। इस मतभेद से बचने के लिए वे कभी मंदिर और कभी बाजार की खरीदारी में अपना अधिक से अधिक समय बिताकर देर शाम को घर पहुंचते हैं। बच्चों के छोटे रहने तक तो पढ़ाई लिखाई में वे सहायता किया करते थे, किंतु अब सभी बच्चे अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हैं और जल्दी घर जाकर सबसे बहस मोल लेना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकते, तालमेल नहीं बिठा पाते। बच्चों की तरक्की और अधिक वेतन पर भी उन्हें शक होता है। उनकी पत्नी आधुनिक नहीं है, लेकिन बच्चों के दबाव को स्वीकार कर कहीं ना कहीं वे आधुनिक बनने का प्रयास करती हैं। इसका कारण यह है कि शुरुआती दौर में, यानी उनके विवाह के शुरुआती दौर में, संयुक्त परिवार की समस्याओं को उन्हें झेलना पड़ा तथा घर में अपनी आजादी का उन्हें नितांत अभाव रहा। अब वो बच्चों का पक्ष लेती हैं तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानने की बात करती हैं। यशोधर उसे साइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए हैं। किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा हुआ होता। पारिवारिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। वे खुशी और दुख के हर मौके में परिवार के सदस्यों के यहाँ जाना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। घर में हो रहे परिवर्तनों से वे खुश तो होते हैं, किंतु उन्हें घर के लोगों द्वारा घर के बदलावों में शामिल न करना बहुत खलता है। नौकर, गाड़ी, नया घर आदि विषय उन्हें फिजूल खर्ची के लगते हैं। वे चाहते हैं सभी उनकी राह एक बुजुर्ग की तरह हर विषय में लें और बच्चे उन्हें आउटडेटेड समझकर उपेक्षित करते हैं। बहरहाल अपने विचारों में खोए हुए जब यशोधर बाबू अपने घर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि बच्चों ने उनके विवाह की रजत जयंती यानी सिल्वर वेडिंग का आयोजन कर रखा है। यशोधर बाबू को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, जैसा कि अक्सर वे जुमले के रूप में प्रयुक्त करते हैं। घर वालों के आग्रह पर वे पार्टी में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन केक काटने पर भी अंडा होने की बात कहकर या बहाना बनाकर केक नहीं खाते। सांध्य बंधन यानी शाम की पूजा का बहाना कर वे तब तक अपने पूजा घर से नहीं निकलते हैं जब तक सारे मेहमान नहीं चले जाते। घर के रिश्तेदारों की उपस्थिति में उनके बेटे भूषण उन्हें एक ड्रेसिंग गाउन उपहार में देते हैं और आग्रह करते हैं कि वे दूध लाने इसी गाउन को पहनकर जाया करें।
यशोधर बाबू को ये बात चुभ जाती है क्योंकि बेटा यह नहीं कहता कि अब आपको दूध लाने की जरूरत नहीं है, दूध मैं लाया करूंगा। साथ ही अपने परिवार की संवेदनहीनता, दिखावे के भाव और घोर अपेक्षा को महसूस कर उनकी आंखों में नमी आ जाती है। सिल्वर वेडिंग कहानी को समझने के लिए यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी है। इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि यशोधर बाबू का खुद का कोई विशिष्ट चरित्र या विशेषता नहीं है। वे पूरी तरह से किशनदा के आदर्शों और उनके मूल्यों पर आधारित हैं। वे एक तरह से किशनदा की परछाई हैं। यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं तथा जीवन मूल्यों पर चलने वाले हैं। समाज तथा बिरादरी के लोगों के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान भी है और परवाह भी। उनका जीवन अलग अलग पशोपेशों से घिरा हुआ है, अंतर्द्वंद्वों से घिरा हुआ है। सही और गलत की पहचान करने में वे हमेशा खुद को घिरा हुआ पाते हैं। आधुनिक युग के साथ चलने में खुद को असमर्थ पाते हैं। इसीलिए परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों से भी वे कट गए। आधुनिक जीवन से मेल न कर सकने के कारण कहानी में यशोधर बाबू कहीं कहीं सहानुभूति के पात्र बन जाते हैं। उन पर दया भी आती है। यशोधर बाबू अपनी हर बात परिवार पर थोपना नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि हर बात में उनकी राय जरूर ली जाए। उनके चरित्र में कहीं ना कहीं एक संकोच दिखता है कि आगे बढ़कर अपनी राय पेश करें। यशोधर बाबू का जीवन बिल्कुल आत्मनिर्वासित जीवन है, एकाकी जीवन है। वे सोचते हैं अगर विवाह न किया होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन दूसरी ओर परिवार के लोगों से कटकर भी नहीं रह सकते। यशोधर बाबू उपेक्षित हैं। इस आधुनिक समाज में मेल बिठाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए वे खुद भी जिम्मेदार हैं। इस कहानी में बार बार दो वाक्य या जुमले प्रयुक्त होते हैं और अलग अलग संदर्भों में इनका प्रयोग होता है। पहला वाक्य जो हुआ होगा और दूसरा वाक्य समहाउ इम्प्रॉपर। जो हुआ होगा कहानी में कई भाव व्यक्त करता है, जैसे अनिश्चितता, उपेक्षा, यथास्थिति का स्वीकार इत्यादि। जो हुआ होगा से किशनदा की मृत्यु होती है। यशोधर बाबू जब उनसे पूछते हैं कि जो हुआ होगा से कोई कैसे मर सकता है, तब किशनदा उन्हें बताते हैं कि सबकी मृत्यु इस जो हुआ होगा से ही होती है। किशनदा की मृत्यु कैसे हुई कोई नहीं जानता था। अपने गांव में अकेले और बिल्कुल उपेक्षित रहते हुए चल बसे। इस घोर एकाकीपन में रहने की पीड़ा तथा समाज के लोगों की चरम उपेक्षा ही मूल रूप से जो हुआ होगा को परिभाषित करती है। जो हुआ होगा हीन दशा को भी दिखाता है, दयनीयता को भी दिखाता है, सहानुभूति भी होती है ऐसे चरित्रों के प्रति जो जीवन में यह निश्चित नहीं कर पाते कि आखिर उनके साथ उनकी परिणति जो हुई है उसका कारण क्या है। कहानी का दूसरा प्रमुख जुमला है समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कुछ ना कुछ तो गलत है। यशोधर बाबू चूंकि परंपरावादी तथा जमीनी मूल्यों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तथा कहीं ना कहीं इसी कारण से आधुनिक मूल्यों से खुद को ढाल नहीं पाते, समायोजित नहीं हो पाते। इसी कारण से उन्हें लोगों के पहनावे, व्यवहार, विचार आदि सभी में एक गड़बड़ी महसूस होती है। उन्हें लगता है कहीं ना कुछ समाज, संस्कृति और लोगों में गड़बड़ है। उन्हें लगता है कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसका कारण नितांत उनका सिद्धांतवादी होना है। यह जुमला कभी पुत्र के असाधारण वेतन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, तो कभी पार्टी संस्कृति पर, कभी ऑफिस के सहकर्मियों के फूहड़ व्यवहार पर, तो कभी रिश्तेदारों तथा परिवार के सदस्यों के व्यवहार पर। कुल मिला के इस वाक्य की आवृत्ति या दोहराव से यह पता चलता है कि यशोधर बाबू का जीवन तथा चरित्र आज के युग में अप्रासंगिक हो गया है। दरअसल आधुनिक समाज के लिए यशोधर बाबू का यह जीवन तथा व्यवहार समहाउ इम्प्रॉपर हो गया है। यशोधर बाबू इसी बात को समझ नहीं पाते। आइए अब कहानी में प्रयुक्त मुख्य भावों के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। मनोहर श्याम जोशी की यह कहानी आकार में लंबी है। इसका केंद्रीय भाव एक और बदलते हुए समाज के परिदृश्य को या परिवेश को दिखाता है। दूसरी ओर व्यक्ति के अंतर्द्वंद की ओर संकेत करता है। वैसे व्यक्ति जो इस बदलते परिवेश से खुद को समायोजित करने में असमर्थ हैं। समय और परिवेश के बदलाव के इस दौर में मनुष्य के महान जीवन मूल्य, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य समझौतों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे लोग
जो कहीं ना कहीं इस बदलते युग के साथ खुद को ढाल नहीं पाते, समझौता नहीं कर पाते, खुद को अनिर्णय की स्थिति में डालकर आत्मनिर्वासित कर लेते हैं, उपेक्षित हो जाते हैं, एकाकीपन में रहने पर मजबूर हो जाते हैं। किशनदा के साथ भी ऐसा ही हुआ और वैसी ही परिणति यशोधर बाबू के साथ भी होती है। आधुनिक समाज से उन्हें उपेक्षा और तिरस्कार प्राप्त होता है तथा अंत में व्यक्ति एक तरफ समाज के बदलाव को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होता और दूसरी ओर किसी को दोष देने की स्थिति में भी खुद को नहीं पाता। यह कहानी पाश्चात्य संस्कृति और उसके दिखावेपन की प्रवृत्ति को भी उजागर करती है, जिसके कारण हमारे महान मानवीय तथा पारिवारिक मूल्य टूटते और बिखरते चले जा रहे हैं। विश्वधर बाबू जो इस कहानी के मूल पात्र हैं, इन्हीं भावों से जूझते हैं। एक ओर जो हुआ होगा अर्थात समाज में अपने मूल्यों के कारण उपेक्षित हैं तथा दूसरी ओर समहाउ इम्प्रॉपर अर्थात समाज के आधुनिक बदलाव से समझौता न करने की असमर्थता, यही मूल रूप से इस कहानी को परिभाषित करता है। पाठ से जुड़े हुए कुछ बोध प्रश्नों का अभ्यास करें। प्रश्न 1, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? अथवा सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू समय के अनुसार क्यों नहीं ढल सके। प्रश्न 2, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते या सकती हैं? अथवा जो हुआ होगा की 2 अर्थ छवियां लिखें। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं, बार बार उसे दोहराते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध है? और प्रश्न चौथा, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बैठा पाते हैं? इन प्रश्नों को पढ़ाए गए पाठ के आधार पर देखें और इनके उत्तर खोजने का प्रयास करें। आइए कहानी के अंत में कहानी का केंद्रीय भाव देखें। इस कहानी में एक और मानवीय तथा सामाजिक मूल्यों के बिखरते बदलाव को दिखाया गया है। साथ में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से समाज में जो परिवर्तन हुए हैं या जो विघटन हुए हैं, उसका रेखांकन हुआ है। इसके बावजूद भी कहानी का केंद्रीय भाव है पीढ़ी का अंतराल। यशोधर बाबू स्वयं पीढ़ी के इस अंतराल को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि दुनियादारी के मामले में उनकी संतान व पत्नी उनसे आगे है। वह पुराने आदर्शों व मूल्यों से जुड़े हुए हैं। अपने सहकर्मियों से भी उनकी दूरी इसी पीढ़ी के अंतराल का ही परिणाम है, जिससे उनका व्यवहार उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उन्हें अपनी बीवी व बच्चों का रहन सहन भी अनुचित लगता है। वे जिन सामाजिक व मानवीय मूल्यों के लिए संघर्षरत हैं, नई पीढ़ी उनका पुरजोर विरोध करती है। नई पीढ़ी पुरानी सादगी को कंजूसी और काइयापन मानती है और रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा बताती है। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का उनके लिए गाउन लाता है ताकि यशोधर बाबू के पहनावे के कारण उन्हें शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। इस आधार पर पीढ़ी के अंतराल को ही कहानी की मूल संवेदना कहना उचित होगा। पाठ के अंत में पाठ को बेहतर तरीके से समझने हेतु कुछ गृह कार्यों की योजना की गई है। आप इनका अभ्यास करें तथा उत्तर पुस्तिका में इनके उत्तर अवश्य लिखें। आज की प्रस्तुति यहीं तक। अगली प्रस्तुतियों के लिए प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।